हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में मैंने फिफ्थ चैप्टर के कुछ पॉइंट्स बता दिए थे आपको। ठीक है, फिफ्थ चैप्टर हमारा प्राइमरी एक्टिविटी सभी को पता ही है। ये चैप्टर थोड़ा लेंदी है, थोड़ा लंबा चैप्टर है। बस चैप्टर बहुत ही इजी है, थोड़ा लंबा चैप्टर है। ठीक है, इसलिए इसके 2-3 वीडियो बन गए हैं। ठीक है, तो लास्ट चैप्टर में मैंने आपको बता दिया था रोपण कृषि के बारे में और आदिकालीन निर्वाह कृषि, इन सब के बारे में मैंने बताया था। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, इन सब के बारे में मैंने बता दिया था। ठीक है, उसके आगे अब हम देखते हैं। ठीक है, उसके आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वह है मिश्रित कृषि, मिक्स्ड फार्मिंग। पॉइंट आपको दिख रहा है, मिश्रित कृषि, मिक्स्ड फार्मिंग। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि जो हमने पढ़ा था, आई थिंक बहुत सारे बच्चों को याद भी होगा। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि जो हमारा टॉपिक था, उसमें कि मतलब ये जो कृषि है वो जनरली जो भी डेवलप्ड एरियाज़ हैं वहाँ पे होती है। ठीक है, और इस कृषि को अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से जाना जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, ऊपर में आपको दिख रहा होगा, ऑस्ट्रेलिया में से हम डाउन्स बोलते हैं, न्यूजीलैंड में कैंटरबरी बोलते हैं, वैसे ही साउथ अफ्रीका में हम इसे वेल्स बोलते हैं। ठीक है, मतलब ये जनरली जो है वो ग्रासलैंड्स हैं। ग्रासलैंड्स के बारे में आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा शायद से। ठीक है, तो जनरली ये ग्रासलैंड है जो कि जहाँ पे कि अब मुख्य रूप से वहाँ खेती की जाती है और इनका मेन पर्पस होता है पैसे कमाना, यानी कि फॉर कमर्शियल बेनिफिट, मतलब व्यापार के लिए ये लोग यहाँ पे कृषि करते हैं। जो कि जो भी डेवलप्ड एरियाज़ हैं वर्ल्ड के, वहाँ पे ये खेती होती है। ठीक है, तो इसे यूरेशिया में, यूरेशिया आपको पता होगा, यूरेशिया बोलते हैं यूरोप प्लस एशिया। ठीक है, यूरोप और एशिया दोनों कनेक्टेड है। तो जो एरिया है वहाँ पे जो ये खेती होती है उसे स्टेपीज बोलते हैं। उत्तर अमेरिका में प्रेरीज, अर्जेंटीना में पम्पास, दक्षिण अफ्रीका में वेल्स, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स और न्यूजीलैंड में कैंटरबरी। ठीक है, इन एरियाज में ठीक है ये खेती होती है। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है मिश्रित कृषि। उससे रिलेटेड जो भी नोट्स होंगे आई थिंक आपने बना लिया होगा। जिन्होंने नहीं बनाया है वो जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए इसे। ठीक है, क्योंकि मतलब हैंड टू हैंड वो काम कंप्लीट होता जाएगा तो आपका चैप्टर कंप्लीट जल्दी से हो जाएगा। ठीक है, तो अब है मिश्रित कृषि, मिक्स्ड फार्मिंग, जिसमें कि कृषि और पशुपालन दोनों साथ में होता है। नाम से समझ में आपको आ रहा है, मिश्रित, मिश्रित मतलब मिक्स्ड। ठीक है, मिक्स्ड कृषि, मिक्स्ड फार्मिंग। ठीक है, इसका जो फर्स्ट पॉइंट है, अत्यधिक विकसित भागों में की जाती है। हाईली डेवलप्ड एरियाज या पार्ट्स, जो भी हम बोले, हाईली डेवलप्ड पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जो भी हाईली डेवलप्ड एरियाज हैं, अत्यधिक विकसित भाग जो भी हैं विश्व के, उन भागों में ये खेती की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, उत्तर पश्चिमी यूरोप, उत्तर पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया। उत्तरी अमेरिका, पूरा उत्तरी अमेरिका नहीं, इसका कुछ पार्ट उत्तरी अमेरिका का कुछ पार्ट और यूरेशिया का कुछ पार्ट। नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया। नाम से अब देख ही रहे हो, जो भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पे इस तरह की फार्मिंग होती है। जनरली हमारे देश में ऐसा माना जाता है कि मतलब खेती मतलब एग्रीकल्चर को लोग इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। उन्हें लगता है कि खेती करना बहुत छोटी सी बात है। लेकिन अगर आप अदर कंट्रीज़ में जाओ, डेवलप्ड कंट्रीज़ में जाओगे, तो वहाँ पे इसे मेन ऑक्यूपेशन मानते हैं इसे। ठीक है, जो हम पॉपुलेशन का डिवीज़न जो हमने पढ़ा था कि ग्रामीण और नगरीय कार्य के आधार पे होता है। ठीक है, तो कई क्षेत्र में इसे प्राइमरी एक्टिविटी नहीं मान के इसे बेनिफिशियल यानी कि कमर्शियल एक्टिविटी में इसे इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, बहुत बड़े एरिया में खेती की जाती है और उनका मेन पर्पस होता है सिर्फ बेनिफिट कमाना। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि बिना भोजन के जब तक एग्रीकल्चर नहीं होगा हमारा लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो ये एक मेन पर्पस, मेन एक्टिविटी है हमारे लिए। ठीक है, तो ये जो फार्मिंग है ये जनरली डेवलप्ड कंट्रीज में होती है। इसमें खेतों का आकार मध्यम होता है, मॉडरेट इन साइज। ठीक है, फिर जो मेनली फसलें इसमें उगाई जाती है वो है गेहूँ, जौ, मक्का
और साथ ही साथ जहाँ पे हम मतलब कि खाने की चीज़ें उगाते हैं उसके साथ हम चारे की फसलें यानी फूडर क्रॉप्स भी हम इसमें उगाते हैं। फूडर क्रॉप्स मतलब जो पशुपालन, मैंने पहले ही बता दिया, मिश्रित कृषि है जहाँ पे कि पशुपालन और खेती, ठीक है, दोनों साथ में होगा, तो वहाँ पे फिर चारों की फसलें भी साथ में ही उगाई जाती हैं, ठीक है। क्रॉप कल्टीवेशन के साथ साथ यहाँ पे फूडर क्रॉप्स भी उगाए जाते हैं। फसल उत्पादन व पशुपालन दोनों का समान महत्व, ठीक है। फसल उत्पादन क्रॉप कल्टीवेशन व पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री, फसल उत्पादन क्रॉप कल्टीवेशन, ठीक है, इन दोनों का इक्वल इम्पोर्टेंस है इसमें, ठीक है। फिर विकसित कृषि यंत्र, रासायनिक व हरी खाद का इस्तेमाल, मतलब डेवलप्ड मशीनरी का यूज़ किया जाता है इसमें, ठीक है। जो भी डेवलप्ड कृषि यंत्र हैं, मशीनरी, उनका यूज़ किया जाता है। फिर रासायनिक, केमिकल एंड ग्रीन जो फर्टिलाइजर्स है उनका इसमें इस्तेमाल किया जाता है कि पैदावार अच्छी हो। अधिक पूंजी, इसमें पूंजी भी अधिक लगाई जाती है, हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है इसमें, ठीक है। तो ये हो गए इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कि विशेषताएं जिसको हम बोलते हैं। तो बेटा मैंने तो ऐसे शॉर्ट में लिखा है, बट आप इसे शॉर्ट में नहीं लिखोगे, इसे अच्छे से पॉइंट्स बना के और इसे अच्छे से लिखोगे, ठीक है। तो ये हो गई इसकी विशेषताएं। एक बार फिर से आप देख लो कि ये अत्यधिक विकसित भागों में की जाती है। ये इसके एग्जाम्पल हो गए, कहाँ कहाँ होता है। खेतों का आकार मध्यम यानी कि मॉडरेट होता है। फसलों के साथ साथ चारे की फसलें भी उगाई जाती हैं। फसल उत्पादन और पशुपालन दोनों का इक्वल इम्पोर्टेंस होता है। फिर विकसित कृषि यंत्र, जो डेवलप्ड मशीनरी है उसका यूज़ होता है। केमिकल एंड ग्रीन फर्टिलाइजर्स का भी इस्तेमाल किया जाता है और अधिक पूंजी इसमें लगती है, मतलब हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि पशुपालन भी हो रहा है तो पशुओं के लिए फिर बड़े बड़े फार्म चाहिए होती है, उनके स्वास्थ्य पे, उनके हेल्थ, हर चीज़ पे पैसे लगते हैं और साथ में फसल भी है, तो इस पर मतलब कि पूंजी अधिक लगाई जाती है, ठीक है। आई थिंक नाउ मतलब ये जो पॉइंट्स है ये आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है डेयरी कृषि। डेयरी कृषि, डेयरी कृषि नाम से समझ में आ रहा है, डेयरी यानी कि जो कि बेसिकली सिर्फ पशुपालन इसमें होता है, मतलब कि वो उन पशुओं को पाला जाता है जिससे कि हमें दूध मिले, ठीक है। बेसिकली ये दूध, बेसिकली इसमें मतलब कि ठीक है, जिसमें मुख्य मतलब मेनली जो है वो जिनसे उन पशुओं को पाला जाता है जिससे कि हमें दूध मिलता हो, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट इसका हम लिख देंगे कि ये कृषि जो है इसमें दुधारू पशुओं के पालन पोषण का उन्नत व दक्ष प्रकार है। मतलब डेयरी कृषि जो है वो दुधारू पशुओं के पालन पोषण का सबसे अच्छा और उन्नत व दक्ष प्रकार है। एडवांस्ड एंड एफिशिएंट टाइप ऑफ रियरिंग ऑफ मिल्क एनिमल्स, ठीक है। एडवांस्ड एंड एफिशिएंट टाइप ऑफ रियरिंग ऑफ मिल्क एनिमल्स, ठीक है। जो दुधारू मतलब दूध, जिन पशुओं से हमें दूध मिलता हो उनके पालन पोषण का सबसे उन्नत और दक्ष यानी सबसे अच्छा ये प्रकार है क्या, डेयरी फार्मिंग, ठीक है। इसमें पूंजी अधिक लगती है। पूंजी किस चीज़ में लगेगी, अब पशुओं को रहने के लिए घर चाहिए होगा, घास चाहिए होगा, दूध निकालने के लिए मशीन चाहिए होगी, ठीक है। तो हर चीज़ के लिए, पशुओं के हेल्थ के लिए, ठीक है, उनके प्रजनन के लिए, उनकी मतलब उनकी चिकित्सा, उनके मतलब हर चीज़ के लिए अधिक पूंजी, मतलब ऑब्वियस ही बात है जब हमारा जो बिजनेस है वो डेयरी फार्मिंग है तो हम पशुओं के हर चीज़ पे ध्यान देंगे जिससे कि मतलब हमारा जो बिजनेस है वो बहुत ही अच्छा चल सके आगे, ठीक है। तो इसके लिए इसमें अधिक पूंजी चाहिए होती है। पशुओं के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाता है, ठीक है। अब सारा काम जब पशुओं से हो रहा है तो फिर उसमें लेबर की भी आवश्यकता अधिक चाहिए होती है। पशुओं को चराने के लिए, मतलब जो पशु है उनको चराने के लिए चाहिए, दूध निकालने के लिए चाहिए, तो यहाँ पे लेबर की आवश्यकता पूरे साल होती है।
ऐसा नहीं जैसे एग्रीकल्चर में क्या होता है कि हम एक जिस टाइम पे फसल लगाया जाता है, ठीक है, उस टाइम पे और जिस समय फसल की कटाई होती है उस टाइम पे लेबर की आवश्यकता अधिक होती है, ठीक है। बीच का जो टाइम होता है उसमें सिर्फ इरिगेशन होता है, सिंचाई होती है, तो उसमें अधिक लेबर की आवश्यकता नहीं होती है। तो बीच का जो टाइम होता है वो उसमें अधिक लेबर नहीं चाहिए होता है। लेकिन क्योंकि पशुपालन है और यहाँ हर दिन पशुओं की देखभाल करनी होती है, इसलिए यहाँ पे सालों भर श्रम की आवश्यकता होती है। तो ये यहाँ पे गहन श्रम की आवश्यकता होती है, हाईली लेबर इंटेंसिव। ठीक है, उसके बाद है पशुओं को चराने, दूध निकालने आदि के लिए वर्ष भर श्रम की आवश्यकता होती है। फिर ये नगरीय व औद्योगिक केंद्रों के समीप किया जाता है। ये जो फार्मिंग है, डेयरी फार्मिंग, वो जनरली जो भी नगरीय क्षेत्र हैं और औद्योगिक केंद्र हैं उनके आसपास ही ये किया जाता है। ये एग्रीकल्चर जो है, डेयरी फार्मिंग जो है वो नगरीय क्षेत्रों के आसपास किया जाता है, ताकि वहाँ पे वो आसानी से वहाँ उन्हें मार्केट अवेलेबल होता है और वो डेयरी प्रोडक्ट्स को आसानी से मार्केट में भेज सकते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि डेयरी प्रोडक्ट जो है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। अगर वो जब ज़्यादा दूर लगाया जाएगा तो वहाँ तक मार्केट तक पहुँचते पहुँचते सारी चीज़ खराब हो जाएगा। तो इसीलिए ये नगरीय और औद्योगिक केंद्रों के आसपास ही लगाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है वो ये यातायात ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी होती है, ठीक है। जो एरियाज़ हैं जहाँ पे डेयरी फार्मिंग होती है, उत्तर पश्चिमी यूरोप, कनाडा और न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया व तस्मानिया। न्यूजीलैंड के नीचे आप देखो एक छोटा सा आइलैंड सा दिखेगा, वही आइलैंड है तस्मानिया, ठीक है। तो ये बेसिकली जो एरियाज़ हैं, ये 3 एरियाज़ हैं जहाँ पे कि ये डेयरी फार्मिंग होती है। इन 3 एरियाज़ में ही उत्तर पश्चिमी यूरोप मतलब उत्तर पश्चिमी नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, कनाडा व न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया व तस्मानिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट, सेकंड एंड दिस वन इज थर्ड। ये तीनों, इन तीनों को ओशिनिया भी बोलते हैं साथ में, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको डेयरी फार्मिंग क्या है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भूमध्य सागरीय कृषि, मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर। भूमध्य सागरीय, ये खेती जो है वो मुख्य रूप से भूमध्य सागर के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पे ये खेती होती है, जो मुख्य रूप से दक्षिणी यूरोप से, ठीक है, दक्षिणी यूरोप से उत्तरी अफ्रीका में ट्यूनेशिया से अटलांटिक तट तक रहता है, ठीक है। मतलब दक्षिणी यूरोप का जो दक्षिणी पार्ट है, नीचे का पार्ट है, वहाँ से शुरू होता है और अफ्रीका का उत्तर पार्ट में ट्यूनेशिया से अटलांटिक तट तक, मतलब जो एरिया है जिसमें आपका हो जाएगा दक्षिणी कैलिफोर्निया, चिली, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का कुछ एक भाग है, इन सभी एरियाज़ में भूमध्य सागरीय खेती होती है। इस खेती की विशेषता क्या है कि यहाँ पे खट्टे फलों की खेती की जाती है, सिट्रस फ्रूट्स, खट्टे फल, जिसमें अंगूर, जैतून, अंजीर, ये सभी फल जो खट्टे फल होते हैं उनकी खेती यहाँ पे की जाती है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली अंगूर की खेती की जाती है, जिसे विटी कल्चर बोलते हैं। अंगूर की खेती को विटी कल्चर भी बोलते हैं, ठीक है। अंगूर की खेती जो होती है, एग्रीकल्चर ऑफ ग्रेप्स, उसे विटी कल्चर भी कहते हैं, ठीक है। तो अंगूर की खेती बेसिकली यहाँ पे की जाती है, जिसे विटी कल्चर भी कहते हैं। और यहाँ पे अंगूर को सुखा के और उससे फिर शराब भी बनाई जाती है, ठीक है। और साथ ही अंगूर से फिर वहाँ पे मुनक्का, किशमिश, ये सभी चीज़ें भी बनाई जाती है। अंजीर और जैतून, अंगूर के अलावा यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जैतून व अंजीर, इनकी भी खेती होती है। जैतून व अंजीर, ठीक है, इसकी भी खेती होती है। एरिया इसका हो गया दक्षिण कैलिफोर्निया, चिली, अफ्रीका का कुछ भाग, ठीक है। आई थिंक नाउ इट्स क्लियर। इसके बाद सारे बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ज़्यादा लेंदी नहीं है, ठीक है, नाम से ही क्लियर हो रहा है, ज़्यादा आपको डाउट होगी भी नहीं इस टॉपिक में। उसके बाद है बाजार के लिए सब्जी खेती एवं उद्यान कृषि।
बाजार के लिए सब्जी खेती एवं उद्यान कृषि, मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर मतलब जिसमें कि फूलों की खेती की जाती है, ठीक है। तो मार्केट गार्डनिंग, इसमें बेसिकली वो सभी चीज़ें आती हैं जो डेली यूज़ हम करते हैं। फॉर एग्जांपल सब्जी, फल, फूल, ये सभी हमें हमारी डेली बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं, ठीक है, जिसको हम डेली डे बाय डे हम उगाते हैं और डेली हमें उसे चाहिए होता है। ये नहीं है कि आप सब्जी को बहुत दिनों तक आप रख सकते हो, या फूल आप बहुत दिनों तक रख सकते हो, या फल बहुत दिनों तक रख सकते हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इंस्टेंट हमें हर दिन फ्रेश चाहिए होता है, ठीक है। तो ये सेल्स का मेन पर्पस होता है मार्केट के लिए ये खेती की जाती है। इसमें मुख्य रूप से सब्जी, फल और फूल की खेती होती है। खेतों का आकार इसमें छोटा होता है, इसमें भी बहुत अधिक श्रम चाहिए होता है, अधिक श्रम और अधिक पूंजी चाहिए होती है इसमें, ठीक है। फिर सिंचाई, उर्वरक, अच्छे किस्म के बीज की आवश्यकता होती है। ऑब्वियसली होती, बिना सिंचाई के नहीं हो पाएगा। उर्वरक भी चाहिए होगा और अच्छे किस्म के बीज की भी आवश्यकता होगी, जिससे कि हमारी फसल जो है वो काफ़ी अच्छी हो सके, ठीक है। फिर यहाँ पे एक और पॉइंट हम इसमें लिख सकते हैं कि यहाँ यातायात की अच्छी सुविधा होनी चाहिए। यातायात की अच्छी सुविधा होती है, जिससे कि खेतों से मार्केट तक आसान ईजिली इन चीज़ों को पहुंचा सके, ठीक है। उसके बाद ये जो खेती है ये मुख्य रूप से पश्चिमी यूरोप, उत्तर पश्चिमी यूरोप, यूएसए का उत्तर पूर्वी भाग, भूमध्य सागरीय प्रदेश, मतलब ये सभी एरिया जो भी हाईली डेंस पॉपुलेशन वाला एरिया है, जहाँ जनसंख्या अधिक है, ठीक है, वहाँ पे इस तरह की खेती की डिमांड अधिक होती है। जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होगा, ऑब्वियस ही बात है, वहाँ पे हर चीज़ की डिमांड भी ज़्यादा होगी, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसकी मेन एक इम्पॉर्टेंस है, वो है नीदरलैंड का पुष्प उत्पादन, ठीक है। नीदरलैंड का पुष्प उत्पादन जो इसकी एक में बहुत इम्पॉर्टेंट इसकी एक इम्पॉर्टेंट मतलब विशेषता है, जहाँ पे ट्यूलिप की खेती होती है। ट्यूलिप की खेती होती है नीदरलैंड में, ट्यूलिप की खेती होती है, जो कि इसका एक बहुत ही मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। उसका जिसे हम ट्रक कृषि भी कहते हैं, ये 1 मार्क से क्वेश्चन में एक बार आ चुका है, ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रखोगे। ट्रक कृषि से क्यों कहते हैं? क्योंकि ट्रक के द्वारा रात भर में सब्जियों, फलों, फूलों को ट्रक के थ्रू खेतों से मार्केट तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। पूरी रात भर में ट्रक के थ्रू इन चीज़ों को, सब्जी, फल और फूल को खेतों से उसे मार्केट तक पहुंचाया जाता है। पूरी रात ट्रक चलती है, तो इसलिए इसे ट्रक कृषि भी कहते हैं, ट्रक फार्मिंग, ठीक है। इसके बाद एक और पॉइंट इसमें आता है कारखाना कृषि, फैक्ट्री फार्मिंग। जहाँ हम इन सभी चीज़ों की खेती करते हैं, वहीं पे कारखाना कृषि, फैक्ट्री फार्मिंग, जिसमें कि पशुओं को पाला जाता है, ठीक है। बेसिकली इसमें पशुपालन पे ध्यान दिया जाता है, पशुओं के, जिसमें मतलब कि पशुओं के हेल्थ पे, जिसमें बेसिकली गाय, बैल, इन सभी को पालते हैं, ठीक है, उन पे विशेष ध्यान दिया जाता है, ठीक है। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है, आई थिंक सबको क्लियर हो चुका होगा। तो आप इसमें जो भी पॉइंट्स आपके हैं उन सब की विशेषताएं आप लिख लोगे, ठीक है। कौन कौन सा हमने पढ़ा है? मिश्रित कृषि, उसके बाद और हमने क्या पढ़ा था अभी? डेयरी कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है हमारा
उद्यान कृषि, ठीक है, इन सभी की विशेषताएं, ठीक है। मिश्रित कृषि, डेयरी कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि, बाजार के लिए सब्जी कृषि व उद्यान कृषि, इन सभी की आप विशेषताएं लिखोगे। ये हो गया मिक्स्ड फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग, मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर, ये हो गया मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर, ठीक है। इन सब के बारे में आप लिखोगे, ठीक है। ठीक है, तो आप ये 4 क्वेश्चन तो सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमारा ये कंप्लीट हो जाता है कि कृषि के प्रकार कौन कौन से हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर हमने पढ़ लिया सारा, टाइप्स ऑफ हर्डिंग भी पढ़ लिया, मतलब पशुपालन के प्रकार जो हमने पढ़ा था, चलवासी पशुपालन, वाणिज्य पशुधन पालन, वो हो गया कंप्लीट। कृषि के सभी प्रकार हो गए कि एक जो लोग अपनी अपनी जीविका के लिए कृषि करते हैं, जिसमें हमने पढ़ा आदिकालीन निर्वाह कृषि, चावल प्रधान, चावल रहित, ठीक है, वो निर्वाह कृषि हो गई जो अपने निर्वाह के लिए, अपनी जीविका के लिए कृषि की जाती है। उसके बाद व्यापार के लिए कौन कौन सी कृषि की जाती है, जिसमें हमने रोपण कृषि पढ़ लिया, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि पढ़ लिया, मिश्रित कृषि, डेयरी फार्मिंग, सारा कुछ हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो ये सारे कंप्लीट हो गए। अब यहाँ से अब जो भी खेती होती है, ठीक है, तो अब ये हम पढ़ेंगे ऑनरशिप के बेसिस पे, ठीक है, मतलब स्वामित्व के आधार पे जो खेती की जाती है, वो स्वामित्व के आधार पे उसमें कौन कौन से टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो कुछ कृषि होती है जो किसान खुद उसका ऑनर होता है, मालिक होता है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो एक सहकारी संस्था बना के कृषि करते हैं, जिसमें कि पूरा किसानों का एक पूरा ग्रुप होता है, उसके थ्रू वो कृषि करते हैं, ठीक है। तो इस बेसिस पे हम आगे देखते हैं, ओनरशिप के बेसिस पे, स्वामित्व के आधार पे जो खेती की जाती है, ठीक है। तो उसमें फर्स्ट है हमारा सहकारी कृषि, जिसको बोलते हैं कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव, जब कृषक मतलब किसान, जब कृषक का एक समूह अपनी इच्छा से अधिक लाभ कमाने के लिए एक सहकारी संस्था बनाकर कृषि कार्य करता हो, ठीक है। जब किसान, ऐसे क्या होता है कि जब किसान खेती करता है तो प्रॉफिट या लॉस उसका खुद का ही होता है। अगर मतलब उसकी खेती बहुत अच्छी हुई तो उसका पूरा बेनिफिट उसी को मिलता है, सारी चीज़ उसे खुद ही करनी पड़ती है, और अगर लॉस हुआ तो सारा कुछ उसका ही लॉस होता है। तो इस लॉस से बचने के लिए सभी किसान क्या करते हैं, एक अपनी संस्था बना लेते हैं, ठीक है, एक ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है। और वो ग्रुप जो है वो मतलब कि खेती का सारा काम वो ग्रुप आपस में मिल के करते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सभी चीज़ों को खरीदना, जैसे फर्टिलाइज़र खरीदना, बीज खरीदना, जो खेती हो गई उसे उचित मतलब कि जो सही दाम है उस पर बेचना, ठीक है। सभी जो भी खाद्य उनको रखने के लिए एक भंडार की एक ये जगह चाहिए होती है, जहाँ पे कि हम अनाज को सही से रख सके, जिससे कि उसमें कीड़े ना लगे। तो हर चीज़ का मैनेजमेंट जो है ये पूरा ग्रुप करता है। तो इसमें क्या होता है कि किसी भी एक किसान के ऊपर बर्डन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर एक किसान का लॉस होगा, उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई, तो पूरा लॉस उस एक किसान का होगा। लेकिन वहीं अगर 4 लोग इसमें शामिल होंगे तो लॉस 4 लोगों के बीच में बढ़ जाएगा। तो ऑब्वियस ही बात है, पर हेड तो कम ही पड़ा। जहाँ एक आदमी को 100 रुपये का नुकसान हो रहा है, वहाँ पे अगर 4 लोगों में बढ़ गया तो सिर्फ 25 रुपये का ही तो नुकसान हुआ, ठीक है। तो इस नुकसान से बचने के लिए, अधिक लाभ कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए लोग इस तरह की एक सहकारी बना लेते हैं, एक संस्था बना लेते हैं, और उसके थ्रू वो फिर खेती करते हैं। अ ग्रुप ऑफ फार्मर्स फॉर्म अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। अ ग्रुप ऑफ फार्मर्स का एक ग्रुप कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाता है बाय पुलिंग इन देयर रिसोर्सेज वॉलंटरली फॉर मोर एफिशिएंट एंड प्रॉफिटेबल फार्मिंग, ठीक है। तो मतलब लाभ कमाने के लिए ये एक संस्था बनाई जाती है, ठीक है। ये जो मतलब सहकारी संस्था बनाने की जो प्रचलन है वो 1 दशक पहले, मतलब काफ़ी समय पहले शुरू हुई थी। ये जनरली जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जैसे डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन, इटली, इन सभी कंट्रीज़ में ये ज़्यादा चला, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा ये फेमस हुआ
वो डेनमार्क में इसे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिला, वहाँ सबसे ज़्यादा ये सफल भी रहा। इवन कि वहाँ का हर एक किसान इस सोसाइटी का मेंबर है, ठीक है। डेनमार्क का हर एक किसान, हर एक फार्मर जो है वो इस सहकारी फार्मिंग का मतलब मेंबर है। तो इस वजह से प्रॉफिट सभी का और लॉस सभी का होता है, जिससे कि सभी लोगों को प्रॉफिट ही होता है, लॉस बहुत ही कम होता है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सामूहिक कृषि यानी कि कलेक्टिव फार्मिंग। इसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व संपूर्ण समाज पर होता है, ठीक है। उत्पादन के साथ जो भी उत्पादन होता है, जो उत्पादन किया गया उसका स्वामित्व पूरा समाज होगा, ठीक है। जो भी चीज़ें उगाई गई हैं उस पर पूरे समाज का अधिकार होगा, ठीक है। बेस्ड ऑन सोशल ऑनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड कलेक्टिव लेबर। बेस्ड ऑन सोशल ऑनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड कलेक्टिव लेबर, ठीक है। पूरा समाज जो है पूरा समाज जो है उसका अधिकार होगा पूरी कृषि पे। इसकी शुरुआत सोवियत संघ में हुई थी, सोवियत यूनियन में इसकी शुरुआत हुई थी, जिसे वहाँ पे कोल खहोज भी कहा जाता है, ठीक है। उसे यहाँ मतलब यहाँ पे कोल खहोज भी कहते हैं। इसकी शुरुआत भी कृषि की दशा को सुधारने के लिए हुई थी कि सभी किसानों को मतलब कि समाज में कोई गरीब किसान है, कोई अमीर है, हर तरह के लोग हैं हमारे समाज में, तो सभी लोगों को इक्वल बेनिफिट मिल सके, सभी को मतलब कि सभी को लाभ मिल सके, इसके लिए ये मतलब ये कलेक्टिव फार्मिंग शुरू की गई थी, ठीक है। इसमें सभी किसान अपनी मतलब जो उनका लैंड है, लैंड फिर उनका जो एनिमल हस्बेंड्री है मतलब कि पशु है, श्रम है, ये सभी लोग मिल करके अपनी मतलब सभी मिलके अपने रिसोर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। जो ज़मीन है वो सबकी ज़मीन होगी, पशु सबके होंगे, सभी लोग मिलके आपस में मिलके काम करते हैं और अपनी दैनिक जीवन के लिए वो एक लैंड का छोटा सा पार्ट अपने यूज़ के लिए रखते हैं, जिस पे कि सिर्फ वो अपनी डेली यूजेस की चीज़ें उसमें उगा सके और उससे उनको बेनिफिट हो सके। क्योंकि जो खेती होती है वो एक दिन की तो होती नहीं, उसमें काफ़ी लंबा टाइम लगता है। तो लैंड का बस एक छोटा सा पार्ट वो अपने यूज़ के लिए रखते हैं, अपने डेली नेसेसिटीज़ को पूरा करने के लिए वो उसमें उगाते हैं, ठीक है। और बाकी का लैंड जो है वो कलेक्टिव फार्मिंग के अंडर ही रहता है, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर हो गया। सहकारी कृषि जिसमें कि सभी किसान एक संस्था बना के कृषि करते हैं और इसमें क्या है कि पूरा समाज जो है वो मिलके कृषि करता है। कोऑपरेटिव फार्मिंग एंड कलेक्टिव फार्मिंग, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो चुका होगा ये सबको। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा खनन यानी कि माइनिंग। खनन सभी को पता होगा, खनन क्या होता है, खनिज को निकालना। जमीन के अंदर से जमीन को खोद के हम अंदर से जो खनिज निकालते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मिनरल्स जो है वो जमीन के अंदर ही है, ठीक है। तो इसको हम खनन कहते हैं, जमीन के अंदर से खुदाई करके खनिज को निकालना खनन कहलाता है, माइनिंग, ठीक है। अब खनन कार्य को इसको कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो इसको अफेक्ट करते हैं, फिजिकल फैक्टर एंड इकोनॉमिक फैक्टर। फिजिकल हो गया भौतिक कारक, भौतिक कारक में है कि जो खनिज के निक्षेप हैं, ठीक है, वो उसका आकार कैसा है, मतलब कहीं पे खनिज बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है, कहीं पे कम अमाउंट में होता है, कहीं गुड क्वालिटी के मिनरल्स है, कहीं बैड क्वालिटी के मिनरल्स है। तो हर तरह क्या कहीं पे मतलब कि मतलब उनके बेसिस पे कि भौतिक कारण हो गया कि खनिजों का आकार कैसा है, मतलब जो निक्षेप है, डिपॉजिट्स है, वो कैसा है, बड़ा है, छोटा है, खनिज की क्वालिटी कैसी है, गुड है, बैड है। तो ये हो गया फिजिकल फैक्टर, क्योंकि ये फिजिकली रहता है, ठीक है, इसे इकोनॉमिक नहीं है। इकोनॉमिक फैक्टर में हो गया कि डिमांड कैसी है खनिज की, ठीक है, जो खनिज है वहाँ पे मिल रहा है उसकी डिमांड कैसी है, किस तरह के खनिजों की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये दो कारण हो गए। फिजिकल फैक्टर में आप यही लिखोगे कि इसमें खनिजों के निक्षेप के आधार पे इसको डिवाइड किया गया है कि खनिज को निक्षेप कैसा है, ज़्यादा बड़ा है, छोटा है, खनिज की क्वालिटी, मिनरल्स की क्वालिटी गुड है, बैड है। और इसमें लिखेंगे कि उनकी डिमांड कैसी है, डिमांड ऑफ मिनरल्स, डिमांड ऑफ मिनरल्स, ठीक है, मिनरल्स की डिमांड कैसी है, ठीक है। उसको ज़्यादा लेंथी नहीं बनाना है, ठीक है।
इसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है खनन की विधियां। टाइप्स ऑफ मेथड्स ऑफ माइनिंग। मेथड्स ऑफ माइनिंग, ठीक, खनिज की विधियां। तो दो इसकी विधि है, धरातलीय और भूमिगत। धरातलीय को बोलते हैं सरफेस माइनिंग और भूमिगत हो गया अंडरग्राउंड माइनिंग। सरफेस माइनिंग इसे हम बोलते हैं विवृत खनन भी बोला जाता है, इसे ओपन कास्ट, ठीक है। ये बहुत ही इजी वे होता है क्योंकि इसमें खनिज जो है वो कम गहराई पे होती है, ठीक है। आसानी से जमीन की खुदाई करके इसे निकाला जाता है, इसमें कोई रिस्क नहीं होता, बिल्कुल आसान होता है। और लाइज क्लोज टू दी सरफेस, जो खनिज है वो सरफेस के नज़दीक होता है, कम गहराई पे होता है, तो आसानी से ज़मीन को खोद के खनिज को निकाला जा सकता है, ठीक है। भूमिगत खनिज यानी अंडरग्राउंड, इसे कूपकी खनन भी कहते हैं, शाफ्ट, SHAFT, शाफ्ट माइनिंग, ठीक है। शाफ्ट मेथड भी इसे कहा जाता है। कूपकी मतलब कि एक कुआं, इस मतलब इसमें व्हेन द ओर लाइज डीप बिलो दी सरफेस, जब गहराई खनिज जो है वो बहुत ही गहराई में रहता है तो वहाँ एक लंबा सा कुआं बनाया जाता है और फिर वहाँ से खनिज को निकाला जाता है। ये मतलब कि काफ़ी रिस्की होता है क्योंकि इसमें कई बार लेबर्स की जान चली जाती है। इसमें एक प्रॉपर लिफ्ट बनाया जाता है, उस लिफ्ट के थ्रू लेबर्स नीचे जाते हैं और फिर वहाँ से खनिज मतलब पाइप वगैरह डाल के और फिर खनिज को निकाला जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा रिस्की हो जाता है और ये काफ़ी इजी वे है, ठीक है। तो ये दो इसके मेथड हो गए कि खनिज निकालने की दो विधियाँ, धरातलीय और भूमिगत, सरफेस माइनिंग एंड अंडरग्राउंड माइनिंग, ठीक है। आई थिंक ये सभी को क्लियर हो गया होगा। इसमें एक बात और मैं बता दूं कि जो ये माइनिंग है ये जनरली जो भी डेवलपिंग कंट्रीज है वहाँ पे होती है। डेवलपिंग कंट्रीज में माइनिंग ज़्यादा होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज में पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है। तो पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से उनके पास लेबर ईजिली अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्हें लगता है कि वो इसमें लेबर खर्च नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। जो डेवलप्ड कंट्रीज जो है वो माइनिंग नहीं करना चाहती, ठीक है। क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि इसमें समय बहुत ज़्यादा लगेगा, ठीक है। खनिज को पहले सर्च करो कि कहाँ डिपॉजिट है, ठीक है। पहले उस जगह को सर्च करो, उसके बाद लेबर चाहिए, और लेबर चाहिए तो उन्हें पैसे भी देने पड़ेंगे, तो सस्ते लेबर चाहिए होंगे तभी तो बेनिफिट होगा, सस्ते लेबर चाहिए। फिर इसमें टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा होता है ये। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं वो क्या करती हैं, सस्ते दाम में डेवलपिंग कंट्रीज़ जो भी विकासशील देश हैं वहाँ से सस्ते दामों में खनिज को मंगवा लेते हैं और वहाँ से वो वस्तुओं का निर्माण करके, ठीक है, प्रोडक्शन करके उसे फिर महंगे दामों में उसी डेवलपिंग कंट्रीज़ में बेच देते हैं। हो गया बेनिफिट, ना लेबर लगा ना टाइम लगा और बेनिफिट भी उन्हें ही मिला। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन भी कम है, ठीक है, और पॉपुलेशन भी कम है और साथ ही उन्हें लेबर कॉस्ट जो है वो उनका पूरा बच जाता है इस वजह से, ठीक है। तो ये माइनिंग का काम जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में ज़्यादा हो रहा है, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होती। डेवलप्ड कंट्रीज आर नॉट इन्वॉल्व्ड, ठीक है। डेवलपिंग कंट्रीज़ में ये होता है। इस वजह से जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो और ज़्यादा डेवलप्ड होती जा रही हैं क्योंकि उन्हें सस्ते दाम में रॉ मटेरियल मिल रहा है और ये वही रॉ मटेरियल को महंगे दाम में उससे जो प्रोडक्शन होता है उससे वो ज़्यादा दामों में खरीद लेते हैं और, ठीक है, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ ही रह रही है और डेवलप्ड कंट्री और ज़्यादा डेवलप्ड होता जा रहा है। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट होगी
तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं उसे क्लियर कर दूँगी। ठीक है, दैट्स इट, आज के लिए इतना काफ़ी है। तो आप इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेना, काफ़ी लेंथी चैप्टर था ये, कंप्लीट हो गया। तो अब आप इसके नोट्स बना लो फटाफट और चैप्टर कंप्लीट करो। बाकी के वीडियोस फिर मैं आगे बनाऊंगी। जो इसके एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस हैं आप उसे भी देखोगे, जो क्वेश्चन अगर आपने नहीं किया है। एक और बात आप ध्यान रखना कि आपकी डीओई की भी क्लासेस हो रही हैं, ठीक है। तो अगर आप डीओई की भी नोट्स बना रहे हो और इसकी भी नोट्स बना रहे हो, तो आप इस बात का ध्यान रखना कि जो नोट्स आपने बना लिया, जो क्वेश्चन जो पॉइंट आपने सॉल्व कर लिया, उसको रिपीट मत करना, ठीक है। वैसे रिपीट करते हो तो आपके लिए अच्छा है, वेल एंड गुड है कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। वैसे आप चाहो तो रिपीट नहीं करो, क्योंकि आपने एक जगह नोट्स बना लिया है तो वो आपके लिए दैट्स इट काफ़ी हो जाएगा, ठीक है। और जो बुक के क्वेश्चन आंसर हैं आपके, आप वो भी साथ में सॉल्व करते जाओगे कि एक तरफ आपके नोट्स भी कंप्लीट हो गए और बुक के क्वेश्चंस भी कंप्लीट होते जाएंगे साथ में, ठीक है। और जो भी न्यू बच्चे जो भी इसे देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, और वीडियो कैसी है वो आप कमेंट सेक्शन में भी डालोगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।